अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज करके बताओ। आवाज मेरी आप लोगों को आ रही है क्लियरली? चलो सही है, सही है, सही है, जबरदस्त मदिया, दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह। सर हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, इट इज़ एक्चुअली IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, जो इस दफ़ा के लिए जो है काफ़ी अहमियत का भी हामिल है। इस दफ़ा के लिए देयर आर चांसेस कि ये वाला टॉपिक जो है वो आ सकता है। इसकी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेटेज जो है वो 8 मार्क्स की है। या तो ये 8 मार्क्स का आता है या फिर किसी और टॉपिक के साथ जो है ये मिलके आ रहा होता है। मैं तुम लोगों से जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। सही है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर्ड है। सही है, मैं यहाँ तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करोगे, स्क्रीन नज़र आ रही है? चलो दैट्स रियली अमेजिंग। देखो यार, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सेगमेंट्स होते क्या हैं। देखो, एक एंटिटी होती है तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, HR हो गया, कंप्लायंस हो गया। तो ये कहलाते हैं सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सही है। अब सर, ऑपरेटिंग सेगमेंट होते क्या हैं या सेगमेंट रिपोर्टिंग होती क्या है, इसको मैं तुम्हें इस तरीके से बताता हूँ कि देखो, अभी तक जो तुमने पढ़ा था ना, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था? अभी तक तुमने क्या पढ़ा था? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना तुम लोगों को? एक्सेल शीट नजर आ रही है? सर अभी तक तुमने क्या पढ़ा था कि एक कंपनी है, उसका तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। सही है, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। सही है, ये इसका जो है वो टोटल आ जाता था, से ये टोटल आ गया। हाँ सही मंसूर भाई। मार दे। प्रोडक्ट ऑफ इंडिया 20 मिनट में दो हाँ, मिनट अच्छा यार, ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों के बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, देखो, अभी तक जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आप लोग क्या करते थे? आप लोग जो है कंपनी लेवल पर से इधर रिटर्न लिखते थे। से रिटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना भी बनाऊं, एक जनरली बात करूं मैं, आप इधर जो है टोटल बेसिस पे रिटर्न लिखते थे। कंपनी का रिटर्न कितना हुआ, से कंपनी ने रिटर्न कमाया है रुपीज इन मिलियन की अगर मैं बात करूं, रुपीज इन मिलियन की, से कंपनी ने रिटर्न कमाया है 200। सही है, और कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं से वो हैं, कंपनी ने डिप्लॉय किए हैं से 1000 मिलियन। सर रिटर्न ऑन एसेट्स कितना आपका निकला? रिटर्न ऑन एसेट्स अगर कोई मुझसे पूछे कितना है, मुझे बताओ। ये कंपनी लेवल पर ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, ये जो रिटर्न कंपनी कमा के दे रही है अपने एसेट्स पर 20% का, ये रिटर्न कैसा है? कोई मुझे बताएगा? सर अपेरेंटली तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल के सिनेरियो में जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, तो ये 20% का रिटर्न, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा ही है ना? अब सर मैं थोड़ा सा तुम्हारा परसेप्शन देखो चेंज करता हूँ, थोड़ा सा परसेप्शन में तुम्हारा चेंज करता हूँ। क्लियर है या नहीं है? ये क्लियर है? अगर तुमसे कोई पूछे कि कंपनी लेवल पर ये कैसा परफॉर्म कर रही है, तो तुम बोलोगे कंपनी लेवल पर जो है यार, कंपनी तो 20% कमा के दे रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जरा समझना, अब जरा समझना जो बताने के लिए जा रहा हूं। अब तुम्हें पता है कि एक कंपनी बाज़-औक़ात एक सेगमेंट में, एक उसमें काम नहीं कर रही होती, एक नीश में, एक से ज्यादा सेगमेंट में या नीश में काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक जो है कॉर्पोरेट लेवल पर भी जो है कॉर्पोरेट लोगों को भी लोन दे रहा होता है, हम आम आवाम को भी जो है गाड़ियों के लोन दे रहा होता है, घर के लोन दे रहा होता है। इसी तरीके से बैंक जो है कुछ पैसा ट्रेजरी में पैसे कमा के, ट्रेजरी में लगा के शॉर्ट टर्म जो है वो लेंडिंग करके कमा रहा होता है। इसी तरीके से जो है बाजू का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके कमा रहा होता है, बाजू का एडवाइजरी करके जो है वो कमा रहा होता है। तो टेक्निकली बैंक की जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं या एक से ज्यादा सेगमेंट्स हैं जिसमें बैंक ऑपरेट कर रहा है। इसी तरीके से तुम अगर कोई FMCG की एग्जांपल लो, तो एक कंपनी लेट्स से यूनिलीवर साबुन भी बेच रही है,
शैम्पू भी बेच रही है यूनिलीवर, यूनिलीवर कोई खाने पीने की चीज भी बेच रही है। तो तुम समझ रहे हो, एक से ज्यादा सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है। अब अगर यही चीज मैं तुम लोगों को कुछ इस तरीके से जरा बना के दूं तो देखो तुम्हारा डिसीजन कैसे चेंज होता है। अब मैं बोलता हूँ ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है ये कितने सेगमेंट्स पर काम कर रही है, ये से काम कर रही है सेगमेंट ए, सेगमेंट ए, सेगमेंट ए में काम कर रही है, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, और ये आ गया टोटल, बल्कि 4 सही है। सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। बच्चों तुम लोगों ने बताना, ये बहुत अहम बात है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये जो कंपनी है, देखो टोटल तो अभी तक तुमने निकाल लिया, टोटल तो आ रहा था। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये टोटल जो बनेगा वो जाहिर सी बात है इंडिविजुअली जो वो काम कर रही होगी सेगमेंट्स में उससे बना होगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये जो कंपनी है, ये सेगमेंट ए से जो रिटर्न कमा रही है, रिटर्न जो कमा रही है सेगमेंट ए से, और ये इसके एसेट्स हैं, से सेगमेंट ए से रिटर्न कमा रही है 20, सेगमेंट बी से रिटर्न कमाया है इसने -10, सेगमेंट सी से रिटर्न कमाया है 60, और सेगमेंट डी से जो रिटर्न कमाया है वो कमाया है 180, 170 और ये 110। सही है, तो ये टोटल बन गया 200। अब ए में जो लगाए हैं वो लेट से 1000 में से जो लगाए हैं, टोटल एसेट जो 1000 के थे उसमें से लगाए हैं ए में 100, इसमें लगाए हैं 50, इसमें लगाए हैं से अल्लाह तुम्हारा भला करे 200, और इसमें लगाए हैं दिस माइनस दिस। सर अब अगर तुम देखो तो कंपनी ए टोटल तो 20% कमा रही है अगर तुम ये देखो, मगर अगर मैं सेगमेंट की बेसिस पर बात करूं, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालूं, तो तुम बोलोगे सेगमेंट ए जो है वो कितना रिटर्न कमा के दे रहा है कंपनी ए को, वो कमा कर दे रहा है से सेगमेंट ए कमा कर दे रहा है 20%, सेगमेंट बी कमा के दे रहा है -20%, डी कमा के दे रहा है 40%, डी सी कमा के दे रहा है 40 और डी कमा के दे रहा है 17%। अब बच्चों मुझे बताओ, तुम जब ये देखोगे, ये सेगमेंट बेसिस पर अगर तुम देखोगे तो तुम शायद कंपनी को जो है जो अच्छा समझते थे, तुम कंपनी को समझोगे कि कंपनी वाले पागल है। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे कि यार तुम्हारा एम क्या है, तुम अपना सारा पैसा वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता हो। तो तुम तो बोलोगे कि ये जो सेगमेंट बी है इसको तो फौरन बंद कर देना चाहिए, सेगमेंट डी को भी बंद कर देना चाहिए। तुम्हारा बस चले तो तुम बोलो ए बी डी सबको बंद करके सारा पैसा कहाँ लगाना चाहिए, सी में। तो सर मुझे बताओ, ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो डिसीजन मेकिंग तुमने की, क्या ये टोटल बेसिस पर जब मैंने तुम्हें ये वाली इंफॉर्मेशन दी थी, ये वाली इंफॉर्मेशन दी थी, क्या तुम ये करने के काबिल थे? नहीं। सर तुमने कब कंपनी को बोला कि सेगमेंट सी और सेगमेंट बी बंद करो, सेगमेंट बी और सेगमेंट ए और डी बंद करो? जब तुम्हारे पास सेगमेंट लेवल पर जो है वो इंफॉर्मेशन मालूम थी। तो सर सेगमेंट रिपोर्टिंग का मकसद ही यही है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अपने यूजर को बताओ, आप अपने यूजर को बताओ कि एक तो कंपनी लेवल पर तो सही है, मगर इंडिविजुअली अगर कंपनी एक से ज्यादा ऑपरेशंस में ऑपरेट कर रही है तो हर सेगमेंट से, हर ऑपरेशन से कितना कमा रही है, ताकि यूजर की डिसीजन मेकिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाए। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? सेगमेंट रिपोर्टिंग का फायदा पता चला कि आप अगर सेगमेंट लेवल पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को बता रहे हो कि आप कितना कमा रहे हो, तो यूजर की डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो सर जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, क्या तुम लोगों को क्लियर हुआ कि सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है आप क्यों करते हो? जल्दी से मैसेज करके बताओ। आर यू पीपल क्लियर कि व्हाई सेगमेंट रिपोर्टिंग इज डन? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
अब सर एक और चीज बताता हूँ सर, आपको पता है कंपनी कितने किस्म की होती है? कंपनी 3 किस्म की होती है, प्राइवेट, अनलिस्टेड और लिस्टेड। याद रखो IFRS 8 ये जो सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। IFRS 8 का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगा, कहीं चाहो तो मंजन भाई मारफानी अपने पास लिख लो कि IFRS 8 का स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। IFRS 8 का स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ जो हम अभी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। सर उसकी वजह क्या है? वाई नॉट ऑन प्राइवेट कंपनी, वाई नॉट ऑन अनलिस्टेड कंपनी? तो मुझे एक चीज याद रखो मेरे बच्चों कि यूजर जो आपका IFRS है ना, जो IFRS बनाता है, जो रेगुलेटर है हमारा, उसका ज्यादा फोकस ये है कि जो यूजर या शेयर होल्डर का जो पैसा है ना उसको सेव करे। चूंकि अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी में जो तुम्हारा मैनेजर होता है वही नॉर्मली शेयर होल्डर होता है, जो मालिक होता है वही काम कर रहा होता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर हडरामी करेंगे ये लोग मैनेजर्स तो खुद ही मरेंगे, उसकी वजह ये कि जो मालिक है वही काम कर रहे हैं। मगर लिस्टेड कंपनी के केस में जो काम करता है वो ओनर नहीं होता, वो शेयर होल्डर नहीं होता, वो एक आम आवाम होती है। तो इस वजह से सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इस वजह से रखी है क्योंकि सर जो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं लिस्टेड कंपनी के केस में कि मैनेजर डंडी मारे, वो अडरामी करे। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई आप यूजर को बताओ कि यूजर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो बच्चों हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। बात नंबर 1, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है, सेगमेंट रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है। फिर हमने पढ़ा कि सर IFRS 8 कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है। ये 2 बातें हमने पढ़ी हैं अभी तक। सर अगर कोई सवाल है, कोई कीड़े हैं तो मुझसे बात करो वरना हम आगे बढ़ें। अगर कोई सवालात हैं तो मुझसे प्लीज पूछ लो वरना हम आगे बढ़ें। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो वरना हम आगे बढ़ें। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम लोग जरा बात करते हैं, ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो यार, सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा, सही है, ये मैं तुम लोगों से वैसे शेयर किया हुआ है, मैं वापस से भी शेयर कर दूंगा। तुम्हारे दिमाग में सर सवाल आएगा कि सर आपने बता दिया IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, क्यों सेगमेंट रिपोर्टिंग जरूरी है। फिर आपने बता दिया ये कौन सी कंपनी इस पे अप्लाई होता है। अब सर आप बताओ, क्या अगर लेट से एक बैंक है, उसमें कंप्लायंस का भी सेगमेंट है, फाइनेंस का भी सेगमेंट है, HR का भी सेगमेंट है, तो क्या हर सेगमेंट के हवाले से हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है? सवाल आता है ना दिमाग में, सेगमेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट। नहीं, तो सर जवाब ये है नहीं, हर सेगमेंट के हवाले से आपने नहीं बताना। आपने सबसे पहले निकालना है कि वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है भी या नहीं। तो सर हम सबसे पहले समझते हैं कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। क्योंकि सर देखो, हर सेगमेंट रिपोर्ट नहीं होगा, सबसे पहले जरूरी है कि हम ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करें। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट सर क्या होता है। तो आओ सर ऑपरेटिंग सेगमेंट के हवाले से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों। सर अब हम ऑपरेटिंग सेगमेंट के हवाले से बात करते हैं कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है। सर
याद रखो वो सेगमेंट जिसमें ये तीन बातें हो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। लिख लो अपने पास, अगर कहीं लिखना हो तो लिख लो, सर वो सेगमेंट जिसके अंदर ये तीन बातें हो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। मैं लिखवा देता हूँ। सर वो सेगमेंट जिसमें ये तीन बातें, सर मैं चाहूंगा जल्दी से नोट डाउन कर लो। सर स्क्रीन लेजिबल है, जरा मुझे मैसेज करके बताएंगे स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होता है? सर ये वो सेगमेंट है जो रेवेन्यू सेंटर हो। रेवेन्यू सेंटर का मतलब क्या है? सर कंपनी में, बैंक में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट इनकर करते हैं, वो कुछ कमा के नहीं देते, वो कमाऊ पूत नहीं होते। तो फॉर एनी सेगमेंट टू बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रेवेन्यू सेंटर हो। नंबर 2, its decisions, its results are regularly reviewed by senior management. Number 3, its separate information is available. सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारा एम क्या है? हम ये देख रहे हैं कि सर कौन से सेगमेंट जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। तो सर ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो रेवेन्यू सेंटर हो। रेवेन्यू सेंटर का मतलब ये है कि सर वो कमा के देता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की बात करूं तो एचआर बैंक को कमा के नहीं देता। अलबत्ता अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग है वो बैंक को कमा के देता है, क्योंकि आप पैसे देते हो कस्टमर को, उसके ऊपर सूट या प्रॉफिट लेते हो। कंज्यूमर बैंकिंग जो है ये एक फंक्शन है, सेगमेंट है, वो कमा के देता है। इसी तरीके से यूनिलीवर की एग्जांपल दे दो तो जो तुम्हारा साबुन का जो है फंक्शन है, साबुन प्रोडक्शन का फंक्शन, वो कमा के देता है। इसके बरक्स जो है वो तुम्हारा जो एचआर का फंक्शन है वो कमा के नहीं देता। तो सर ऑपरेटिंग सेगमेंट हमेशा रेवेन्यू सेंटर होगा। अगर तो कॉस्ट सेंटर होगा तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा सर, ऑपरेटिंग सेगमेंट के जरूरी है कि वो रेवेन्यू सेंटर हो, और नंबर 2 उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो सीनियर मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती है। बाजुकात सेगमेंट रेवेन्यू तो होता है मगर उसके रिजल्ट्स या उसके रेवेन्यू इतना कम होता है कि सीनियर मैनेजमेंट बोलती है ये तो हमारे लिए पीनट है, हम इस सेगमेंट के रिजल्ट्स को रिव्यू क्यों करें। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, आज से 3-4 साल पहले जो मैं अपनी कंपनी का सीएफओ था, वहां हमारा एक सेगमेंट था, हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई थी। अब जो सालाना किराया आता था वो 3-4 मिलियन रुपीज आता था। अब जाहिर सी बात है कंपनी के सिनेरियो में 3-4 मिलियन एक बहुत इमटीरियल अमाउंट है। तो हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट थी इंक्लूडिंग मी, हम लोग वो 3-4 मिलियन रुपए को देखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार कि हमारे जो है 100 300 400 मिलियन का पोर्टफोलियो है, 3-4 मिलियन तो जो ये पीनट है। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो? ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए जरूरी है कि वो एक तो रेवेन्यू सेंटर हो, और नंबर 2 इसकी जो इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट्स हैं वो सीनियर मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती है। और नंबर 3, सर इस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेपरेटली अवेलेबल हो। बाज़-औक़ात होता ये है कि सेगमेंट इतने छोटे होते हैं कि आप हर जो है इंफॉर्मेशन एक साथ सिस्टम में प्लग इन कर रहे होते हैं, आपके पास सेपरेटली उसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस कुछ भी मेंटेन नहीं होते। तो सर कोई भी सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट उस वक्त कहलाएगा जब वो रेवेन्यू सेंटर हो, उसके रिजल्ट सीनियर मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती हो,
और आपके पास कंपनी के पास उसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटी के केस में सेपरेटली अवेलेबल हो। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताओ, आप लोगों को क्लियर है? सबसे पहले हमने पढ़ा, हमने अभी तक 3 बातें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी तक 3 बातें हमने पढ़ ली हैं। वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर हमने पढ़ा कि सर एप्लीकेबिलिटी ये कौन सी कंपनीज पे अप्लाई होता है। फिर हमने पढ़ा कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे बात करो। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर ऑपरेटिंग सेगमेंट को आप डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल्स में? नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड बोलता है कि आप रिपोर्टेबल सेगमेंट को डिस्क्लोज करोगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्ट करोगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या कहलाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? तो सर आओ रिपोर्टेबल सेगमेंट को समझते हैं। पहले समझ लो फिर छापना। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? सर रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसमें ये 3 या 2 बातें हों। नंबर 1, रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। It means for any segment to be considered as reportable, it must meet the criteria of being operating. यानी कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो ऑपरेटिंग ना हो। It needs to be operating one plus it must meet any of the following size criteria. सर वो साइज क्राइटेरिया क्या है? It must meet following size criteria. सर क्या मतलब? सर सवाल ये पैदा होता है, मैं वापस से रिपीट कर दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देन वी अंडरस्टूड कि सर सेगमेंट होता क्या है। फिर हमने देखा कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। फिर हमने देखा कि सर कौन से सेगमेंट्स को आप रिपोर्ट करोगे, कौन से सेगमेंट्स को, कौन से सेगमेंट्स को आप रिपोर्ट करोगे। तो सर अब हम बात करते हैं कि कौन से सेगमेंट्स रिपोर्ट होंगे। सही है सर, वो सेगमेंट्स रिपोर्ट होंगे जो ऑपरेटिंग हो और इन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया जो है वो पूरा कर रहे हो। अजान हो रही है, तुम लोग जब तक कॉपी करो, ये मैं तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो ये।
अच्छा सर, देख लेते हैं हम लोग के कौन से सेगमेंट जो है वो रिपोर्ट होंगे। अब सर ये कुछ चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, उसके ऊपर हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा कि सर कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल होंगे। नंबर 1 वो ऑपरेटिंग हो, और नंबर 2 ये जो 3 बातें मैंने लिखी हैं उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं। नंबर 1 सर उन सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, जब मैं सेगमेंट रेवेन्यू की बात करता हूँ तो इसमें इंटरनल रेवेन्यू भी आ जाता है और एक्सटर्नल रेवेन्यू भी आ जाता है। सर बाज़-औक़ात होता ये है कि एक ही कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो है वो प्रॉफिट रख के बेचता है। तो अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पैसे रखकर बेच रहा है तो वो टेक्निकली इंटरनल रेवेन्यू है कंपनी लेवल पर अगर मैं बात करूं। तो जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेवेन्यूज आते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर मेरे सेगमेंट है, ये रेवेन्यू है सेगमेंट का ए बी सी डी ई एफ। सर ए जो है ये कमा रहा है 10, बी कमा रहा है 100, सी कमा रहा है 500, बी कमा रहा है 20, ई कमा रहा है से 1000, एफ कमा रहा है से 200। सर टोटल रेवेन्यू कंपनी का कितना है? 110, 610, 630, 1630 और 1830। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इसका 10% लो। अब कोई भी इसका 10% कितना होता है? 183। अब कोई भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा होगा तो आप बोलोगे वो रिपोर्टेबल है। जल्दी से बताओ ए रिपोर्टेबल है या नहीं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसका रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा नहीं है। सर बी क्या रिपोर्टेबल है? नहीं, बी रिपोर्टेबल नहीं है। सी रिपोर्टेबल है? यस सर, सी रिपोर्टेबल है। डी रिपोर्टेबल है? नहीं, डी रिपोर्टेबल नहीं है। ई रिपोर्टेबल है? यस सर, ई रिपोर्टेबल है क्योंकि वो 183 से ज्यादा है। एफ रिपोर्टेबल है? यस सर, एफ रिपोर्टेबल है। तो सर आई होप आप लोगों को क्लियर है कि सर कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल उस वक्त होगा जब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो और ये जो 3 बातें मैंने लिखवाई हैं उसमें से कोई भी एक बात पूरी कर ले। हमने पहली बात जो है उसके ऊपर एक एग्जांपल कर ली कि सर अगर उस सेगमेंट का रेवेन्यू, जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों शामिल हैं। सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। अगर तो सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो आप उस सेगमेंट को यू वुड बी कंसिडरिंग द सेगमेंट एज रिपोर्टेबल। अदरवाइज उस सेगमेंट को आप रिपोर्टेबल कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर है? मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से। क्लियर है? जल्दी से मैसेज करके बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा सर, सिमिलरली अगर किसी सेगमेंट के एसेट्स, क्राइटेरिया नंबर 2, अगर किसी सेगमेंट के एसेट्स टोटल एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा होंगे तो यू वुड बी कंसिडरिंग दैट सेगमेंट एज रिपोर्टेबल। अब तुम एक काम करो, रेवेन्यू की जगह एसेट कर दो तो ये तुम्हारी एग्जांपल नंबर 2 बन जाएगी। फॉर एग्जांपल सर अगर आपके पास आपके सेगमेंट्स हैं, उनके एसेट्स हैं, लेट्स से सेगमेंट ए का एसेट है 10 रुपए, बी 100, सी 500, डी 20, ई 1000, एफ 200, तो टोटल एसेट्स जो हैं वो 1830 कहलाएंगे। उसका 10% आप ले लो तो 183 कहलाएगा। तो सर अब आप देख लो 183 से ज्यादा जो भी आपके सेगमेंट के एसेट्स होंगे वो रिपोर्टेबल कहलाएंगे, अदरवाइज वो नॉन रिपोर्टेबल कहलाएंगे। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? कोई सवाल? अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो वरना हम आगे बढ़ें और आखिरी क्राइटेरिया पे बात करें क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया, उसके ऊपर हमें बात करें। सर कोई भी अगर ये चीज किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे बात करो वरना हम लोग आगे बढ़े। सर अब ये एग्जांपल देखना। हाँ ये सर अब सही है आवाज? अब बेहतर है? अब आवाज सही है? अब आवाज सही है?
चलो सही है। अब ये इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर ये जो क्राइटेरिया नंबर सी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया नंबर सी, इसको जरा देखेंगे। क्राइटेरिया नंबर सी को बहुत गौर से देखेंगे इधर। इसके ऊपर मैं करवा देता हूँ एग्जाम्पल 2, इसको देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 से 5 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। सही है, मेरे पास 7 किस्म के सेगमेंट्स हैं। इनका प्रॉफिट और लॉस मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ए से कमा रहे हैं 100 का प्रॉफिट, बी से 500 का, सी से 10 रुपए का प्रॉफिट, डी से नुकसान हुआ है, डी से कितने का नुकसान हुआ है, से डी से 20 रुपए का नुकसान हुआ है। सही है। ई से फायदा हुआ है से 70 रुपए का, एफ से नुकसान हुआ है से 10 रुपए का, और जी से फायदा हुआ है 1000 का। सही है। और एक काम कर लो, इसको 100 रुपए का नुकसान कर लो। सही है। अब सर अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मुझे बताओ जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स हैं उनका प्रॉफिट कितना है, जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है। मैं इधर लिख लेता हूँ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स। तो सर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बी का 500, सी का 10, ई का 70 और जी का 1000। अगर तुम टोटल करो तो ये 510 और ये 70, 580 और ये 1000, 1580। इफ आई एम टू आस्क यू कि मुझे बताओ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे 1580। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का लॉस कितना है, लॉस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट्स, तो कोई मुझे बताएगा कितना है? सर 100 प्लस 20 प्लस 10, 130। अब दोनों में से हायर ऑफ कौन सा है? दोनों में से हायर ऑफ कौन सा है? प्रॉफिट 1580। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का जो प्रॉफिट है और जो लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का लॉस है, उन दोनों में से जो भी हाईएस्ट हो, सही है, यू वुड बी पिकिंग दैट प्रॉफिट और लॉस एज अ बेंचमार्क। तो आपने 1580 का 10% ले लिया, जो कि आता है 158। सही है ना। अब आप देखोगे कि कोई भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस, 158 या उससे ज्यादा होगा तो दैट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल। सही है, दैट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल। अगर किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस 158 या उससे 158 से कम होगा तो दैट सेगमेंट वुड बी टेकन एज नॉन रिपोर्टेबल। जल्दी से बताओ ए रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल है? जल्दी से बताओ ए रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल है? ए रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल है? जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ। ए रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल है? हाँ नॉन। बी, बी सर रिपोर्टेबल है बी, क्योंकि 158 से ज्यादा है। सी नॉन रिपोर्टेबल है। डी नॉन रिपोर्टेबल है। ई नॉन रिपोर्टेबल है। एफ नॉन रिपोर्टेबल है। जी रिपोर्टेबल है। तो सर आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है। आई एम श्योर यू आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट, यू पीपल आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल कब होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सर कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल उस वक्त होगा जब वो ऑपरेटिंग हो, नंबर 1, और वो कोई भी तीनों में से कोई भी एक साइज क्राइटेरिया पूरा करता हो। वो साइज क्राइटेरिया क्या है? उसका रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो, उस सेगमेंट के एसेट्स टोटल एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा हो, या फिर उस सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस हायर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स और लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का जो है 10% या उससे ज्यादा हो। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, एल्स हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से कॉपी कर लो।
जी बिल्कुल, वहां रेवेन्यू की जगह एसेट आ जाएगा। सही है मदिया, रेवेन्यू की जगह एसेट आ जाएगा। आप रेवेन्यू की जगह एसेट्स को लेते हैं। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। हाँ भाई, कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। चलो सर, जबरदस्त जबरदस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या, लेट से बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हम लोग, फॉर एग्जांपल, मैं फार्मा का काम करता हूँ और मैं पाकिस्तान में भी दवाइयाँ बेचता हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर भी दवाइयाँ बेचता हूँ। अब ये दो सेगमेंट्स हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या आप सेगमेंट्स को मर्ज कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो? क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ना, मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके ज्यादा सेगमेंट्स शो। अगर तो ज्यादा सेगमेंट्स शो होंगे तो कॉम्पिटिटर्स को पता चलेगा। सही है ना? तो याद रखो, सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है ना, वो कंपनीज के लिए एक मजबूरी है, रेगुलेटरी। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि सर उसके सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील हो, उसके नंबर्स रिवील हो। तो जाहिर सी बात है, लॉ मेकर जो है ना, वो जब भी लॉ बनाया जाता है तो वो कंपनीज को टाइट भी करता है और साथ साथ उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देता है ताकि वो सांस ले सकें, वरना तो कंपनीज बिजनेस ही नहीं करेंगी। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लेट से कंपनी के पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो मर्ज हो सकते हैं आपस में, क्यों? क्योंकि उनका आपस का जो है वो सिमिलर क्राइटेरिया है या सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिमिलर जो है वो नेचर के। फॉर एग्जांपल, मैं फार्मा होलसेल में और फार्मा रिटेल में जो है वो बिजनेस करता हूँ, यानी रिटेल में भी काम करता हूँ, होलसेल में भी। तो अब स्टैंडर्ड बोलता है कि सर अगर तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं तो आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आप क्या करोगे, फार्मा होलसेल और फार्मा रिटेल को अलग अलग दिखाने की बजाय सिर्फ फार्मास्यूटिकल का एक ही सेगमेंट बताओगे। तो ये कहलाता है एग्रीगेटिंग सेगमेंट्स। तो सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमने सबसे पहले बात की कि सर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है। फिर हमने बात की कि सर IFRS 8 किन कंपनीज पे अप्लाई होता है। फिर हमने बात की कि सर सेगमेंट क्या होते हैं। फिर हमने बात की कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होते हैं। फिर हमने बात की कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं, मतलब कौन से सेगमेंट्स रिपोर्ट होंगे। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लेट से आपके पास जो है, एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, आपके पास से सर 10 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट A B C D E F, बल्कि एक काम करते हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, ये 6 सेगमेंट्स हैं। अब इन 6 सेगमेंट्स में से मैं बोलता हूं कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं
जो रिपोर्टेबल हैं वो हैं ए, बी, सी। तो सर आप इसको रिपोर्ट कैसे करोगे, इसको दिखाओगे कैसे? तो आप ए को अलग दिखाओगे, बी को अलग दिखाओगे, सी को अलग दिखाओगे, और जो नॉन रिपोर्टेबल हैं उसको आप एक ही जो है दिखाओगे, ऑल अदर सेगमेंट्स। इनको अलग से नहीं दिखाओगे, डी, ई और एफ को अलग से नहीं दिखाओगे। तो सर जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं आप उनको एक ही जगह सबको मिला के, गधे घोड़ों को मिला के एक ही टाइटल देते हो, ऑल अदर सेगमेंट्स के नाम से। तो सर आई होप आप लोगों को क्लियर है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आप अलग अलग दिखाओगे और जो नॉन रिपोर्टेबल हैं उनको एक ही जगह मर्ज करके अलग से दिखा दोगे। सही है? अब सर एक सवाल दे रहा हूं मैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, वरना फिर अब तुम लोगों की बारी है सवाल करने की। चलो अच्छी बात है। अब मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से ये अटेम्प्ट करो, शाबाश। एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। जे लिमिटेड, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से टाइम ले लो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। मुझे आइडेंटिफाई करके दो कौन से सेगमेंट जो हैं वो रिपोर्टेबल।
हाँ भाई हो गया। अरसलान माशाल्लाह फुल प्रो जा रहा है। अच्छा एक बच्ची का सवाल है कि सर लाइबिलिटी से नहीं, नहीं लाइबिलिटी जो है वो साइज क्राइटेरिया में नहीं आता। सही है ना, लाइबिलिटी को आप नहीं देखते, आप बस तीन चीज़ों को देखते हो, रेवेन्यू को, प्रॉफिट और लॉस को, और एसेट्स को। सही है। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा दूं अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मैं करवा दूं, मैं करवा दूं क्वेश्चन नंबर 3। मैं करवा दूं या कर रहे हो? सर मैं करवा दूं, मैं करवा देता हूँ, आ जाओ जल्दी से, मैं करवा देता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसके अच्छा मैं नोट्स तुम लोगों को भेज दूंगा, अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। I specify the criteria for identification of operating segments in accordance with IFRS। सर ये माशाल्लाह तुम जीते हो, या तुम लोगों ने पढ़ा है कि सर रेवेन्यू सेंटर होना चाहिए, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रेगुलरली सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू करे और सेपरेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। फिर बोलता है सर in respect of each of the operating segment explain whether it is reportable। J Limited is integrated manufacturing company with 5 operating segments। Following information pertains to the year ended operating segment internal और external दिए हुए हैं, तो हम टोटल रेवेन्यू पे काम करेंगे। प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दी हुई हैं। जल्दी से बताओ बच्चों 10% ऑफ रेवेन्यू कितना है? जल्दी से बताओ 10% ऑफ रेवेन्यू कितना है? 1288 का 128.8, 1288 इंटू 10%। मानते हो या नहीं मानते? इसी तरीके से जो है जल्दी से बताओ, ये जो तुम्हारा है 10% ऑफ एसेट्स वो कितना है? वो है 57.5। अभी मैं 10% निकाल रहा हूँ ताकि हम लोगों को इसी तरीके से 10% हायर ऑफ पीएमएस का मतलब है प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स, एलएमएस का मतलब है लॉस मेकिंग सेगमेंट्स। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 194 प्लस 81 प्लस 10 कितना आ रहा है? 194 प्लस 81 प्लस 10 कितना आ रहा है? बोलो ना, बोलो ना बेटा, कितना आ रहा है? 194 प्लस 81 प्लस 10 कितना आ रहा है? 275। और लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का कितना आ रहा है? लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का कितना आ रहा है? 73, 83 और 85। हायर ऑफ क्या है? 275। इसका 10% कितना होता है? 27.5। सर ये कैसा आया 275 का 10%? मानते हो या नहीं मानते? पहले तो हमने बेंचमार्क निकाल लिया, अब इसकी बेसिस पर हम देख लेंगे। जल्दी से बताओ ए क्या रिपोर्टेबल है? ए क्या रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? यस। क्यों सर? क्योंकि ये 128.8 से ज्यादा है। बी रिपोर्टेबल है रेवेन्यू की बेसिस पर? नो। सी रिपोर्टेबल है? यस। डी रिपोर्टेबल है? नो। ई रिपोर्टेबल है? नो। मानते हो या नहीं मानते? ये रेवेन्यू की बेसिस पर हमने देख लिया। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, उससे बात करो। रेवेन्यू की बेसिस पर ए और सी रिपोर्टेबल हैं, बाकी सब नॉन रिपोर्टेबल हैं। अब प्रॉफिट की बेसिस पर ए रिपोर्टेबल है? कोशिश करके बताओ प्रॉफिट की बेसिस पर। यस सर 27.5 से ज्यादा है, ए रिपोर्टेबल है। बी रिपोर्टेबल है? नो, 27.5 से कम है। सी रिपोर्टेबल है? यस।
डी रिपोर्टेबल है? नो। ई रिपोर्टेबल है? यस। मानते हो या नहीं मानते? अब एसिड की बेसिस पर ए रिपोर्टेबल है? यस 57.5 से ज्यादा। बी नो। सी यस। ई डी यस। ई नो। सर कौन सा सेगमेंट तमाम क्राइटेरिया की बेसिस पर नॉन रिपोर्टेबल है? वो है बी। बी के अलावा सारे के सारे नॉन रिपोर्टेबल है। बी के अलावा सारे के सारे रिपोर्टेबल है। आई एम सॉरी, ये वाहिद है जो नॉन रिपोर्टेबल है। मानते हो या नहीं मानते? सब के सब रिपोर्टेबल हैं। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? कोई सवाल? किसी इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। आगे बढ़े, चलो। अच्छा सर, अब एक और रिक्वायरमेंट है, मैं चाहूंगा तुम लोग सब इसको अच्छे से पढ़ो। सही है, एक और रिक्वायरमेंट है। ये हैंडआउट मैं वैसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पे। सर जरा ये रीड करो, ये वाला जो है ना, एटलीस्ट 75% नहीं, 10% या उससे ज्यादा। 10% वाला भी, 10% या उससे ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा, 10% वाला या फिर उससे ऊपर वाला। सर अब ये क्या बोलता है? एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, अदरवाइज एडिशनल सेगमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अब सर ये एक और कंडीशन है जो हमें समझनी है। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, माशाल्लाह अच्छी बात है। अब आप देखो कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, क्या वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा बन रहा है? अगर तो बन रहा है तो सही है, अगर तो लेट से नहीं बन रहा तो आप क्या करोगे? कोई और सेगमेंट को भी आइडेंटिफाई करोगे ताकि वो 75% या उससे ज्यादा वाले रेवेन्यू को कवर कर ले। तुम्हारे पास 10 सेगमेंट्स थे, तुम्हारे पास 10 सेगमेंट्स थे। अब 10 में से जो है से 6 सेगमेंट्स तुमने आइडेंटिफाई किए हैं रिपोर्टेबल। 27.5 से ज्यादा है ना मदिया, इस वजह से। सर से तुम्हारे पास 10 सेगमेंट्स थे, 10 में से 6 रिपोर्टेबल हैं और 4 नॉन रिपोर्टेबल हैं। अब वो जो 6 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं ना, उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू के 80% बनता है, या तुम समझ लो मोर देन 75% बनता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर अगर से वो जो 6 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का बनता है लेस देन 75% से 70%, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उन चारों में से कोई और एक आइडेंटिफाई करो ताकि ये 75% से जो है एक्सीड करे। सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड का एम ये है कि भाई एटलीस्ट 75% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो रिपोर्टेबल। अच्छा सर, अब इस सवाल के अंदर हम इस चीज को जरा देख लेते हैं। मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो। जरा तुम देखो तुम्हारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू था, एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ आरएस। सर कौन कौन था? ए 705, सी 300 और ई 90। जरा इन सबको टोटल करो। 705 300 ये कितना होता है? 1005 और 90 1095। और टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है? 1177। अब जरा एक काम करो, परसेंटेज निकालो। 1095 को 11 कितना आ रहा है? 93%। 1095 को डिवाइड करो 117 से, कितने परसेंट आ रहा है? हाँ, तो सर क्या हमें
बी को रिपोर्टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि सर वो ऑलरेडी 75% से ज्यादा है। अगर तो से ए, सी और ई का मिला के ये 75% से कम बनता तो फिर आपको बी को जबरदस्ती रिपोर्टेबल बनाना पड़ता। मानते हो या नहीं मानते? 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 चलो, अब मैं एक और सवाल दे रहा हूं, मैं चाहूंगा सर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो मेरा बच्चा, अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट से जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उन सब के टोटल का वो 75% से कम है टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो नॉन रिपोर्टेबल हैं उनको भी रिपोर्टेबल बनाओ जब तक कि वो 75% वाला क्राइटेरिया पूरा ना हो जाए। तो उसी चीज को चेक करने के लिए ये जो हमने क्वेश्चन किया, हमने उसमें देखा कि ए, सी और ई जो रिपोर्टेबल हैं, डी भी एम, अगर डी में एक्सटर्नल रेवेन्यू कुछ भी, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू बनता है 1095 और टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो कंपनी का है वो है 1177। तो मैंने एक परसेंटेज निकाली तो मुझे पता चला 93% कवरेज है। तो हमें कोई और रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तो ये 93 की जगह 73 होता तो फिर हमें बी को भी रिपोर्टेबल बनाना पड़ता ताकि 75% से ज्यादा हो जाए। क्लियर है अब? क्लियर है अब? चलो अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये स्टैंडर्ड छोटा सा है, आ गया तो तुम समझ लो तुम्हारे बारे नहीं आ रहे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश, जल्दी से।
हाँ भाई, हो गया, हो गया। हाँ भाई, हो गया या मैं करवाऊं? किसका पड़ा है?
हाँ भाई मैं करवाऊँ या कर रहे हो? हाँ भाई मैं करवाऊँ या कर रहे हो? बच्चों फिर मेरे ख्याल से अभी ऑफ करते हैं, सही है? जो है क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये वाला एरिया जो है, भले आराम तुम कर लो, आराम से कर लो, हम इसको जो है नेक्स्ट सेशन में जो है फर्दर डेलिब्रेट भी कर लेंगे, सही है? तो अभी चूंकि नमाज भी जो है वो असर का भी टाइम हो रहा है, टाइम भी हो चुका है, तो अल्लाह का शुक्र है IFRS सेट भी जो है हम लोगों का ये तकरीबन 90% हो चुका है, बस एक छोटा सा एरिया है वो करवाना है। तो जो है फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड टॉपिक अपना शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।